Hello. Uh, Today I'll be discussing about how to face Viva of accountancy practical examination for class 12. So I'll be discussing about this in few phases. Today I'm taking it to be the part 1. और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अकाउंटेंसी का जो प्रैक्टिकल का जो स्कीम है वो क्या है 20 मार्क्स का होता है और ये जो 20 मार्क्स का होता है इसमें वाइवा 4 मार्क्स का होता है, प्रोजेक्ट फाइल 4 मार्क्स का होता है और जो रिटन एग्जामिनेशन है ये 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग वाइवा फेस करें। सो दिस विल द पार्ट 1 ऑफ दिस। अब जब आप वाइवा के लिए जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। यू नीड टू कैरी योर प्रोजेक्ट फाइल विद यू, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर प्रोजेक्ट फाइल विद यू। ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इट्स हेल्प्स द एक्सटर्नल टू मेक एन इम्प्रेशन अबाउट यू। तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका वेल मैनेज्ड होना चाहिए, उसका कवर फाइल अच्छा होना चाहिए, कंटेंट्स तो अच्छा नॉर्मली होता ही है, लेकिन उसका कवर फाइल अच्छा होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप देख लें। आप जो आंसर है वो हैंड रिटन होना चाहिए, लेकिन आप इन सब चीज़ों को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और या फिर अगर हाथ से करते हैं तो बढ़िया से उसको डेकोरेट करना चाहिए। इट गिव्स अ गुड impression of you. Then the second thing is that you must be neatly dressed. आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए ये प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस क्योंकि आप कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, आपको तो अपना स्कूल का ही यूनिफॉर्म को पहनना है, लेकिन जो स्कूल का भी यूनिफॉर्म पहनेंगे वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल उसको प्रेस किया हुआ होना चाहिए। इससे क्या होता है आपकी पर्सनालिटी एक अच्छा होता है, इम्प्रूव करता है, इसका भी फर्क पड़ता है। आफ्टर ऑल जब आप इंटरव्यू देने वगैरह जब जाएंगे तो ये भी आपको मदद करेगा उस तरह से, तो आप उसी तरह से इसको लें। योर शूज़ मस्ट बी पॉलिश्ड, ये आपका शूज़ भी पॉलिश होना चाहिए, हेयर कॉम्ड ये भी होना चाहिए। एंड कई बार जो देखा जाता है कि जब वाइवा के लिए बच्चे वेट करते हैं तो बाहर में जस्ट सीधे बाहर में वो लोग शोरगुल मचाते हैं, जो वाइवा से निकल रहा है उससे पूछते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा अवॉइड करना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने टर्न का तो वेट करना चाहिए। एंड जब आप जाएं यू शुड बी वेल बिहेव्ड, you should have the proper etiquette, proper that is courtesy, you should follow the courtesy, जो शिष्टाचार है उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब आप अंदर जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अंदर जाएं तो आपको पूछना है मे आई कम इन सर, या अगर मैडम है तो मे आई कम इन मैडम, जो भी ये है आपको बिल्कुल पूछना चाहिए और पूछ के ही अंदर नहीं चला जाना चाहिए। आप वेट करेंगे कि वो कह रहे हैं यस कम इन, कुछ भी इशारा सा भी कह रहे हैं कि, तो आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जब आप अंदर गए तो जा करके ही सीधे वहाँ पे चेयर रखा रहता है, ऐसा नहीं कि जा करके ही चेयर पे जाकर बैठ जाना चाहिए। कोई कभी कभी होता है कि कोई बच्चा जा करके चेयर पे जा करके बैठ जाता है, नहीं, शुड वेट। जो भी एक्सटर्नल आए हैं ही विल डेफिनेटली विल आस्क यू टू सिट। तो जब वो आपको बैठने के लिए कहें तो आपको कहना चाहिए थैंक यू सर या थैंक यू मैडम, जो एप्लीकेबल है वो आपको कहना चाहिए। फिर जो है आप अपना फाइल वहाँ पर देंगे और जो टेबल जो रहता है उस पर हाथ नहीं लगा करके बैठना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए, मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई लाफ्टर शो में गए आप हंसेंगे,
ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर नो डाउट सभी के अंदर वाइवा के लिए थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, लेकिन आप जितना कोशिश करें उसको नहीं शो करने का, तो कोई बात नहीं। एंड जो एक्सटर्नल है वो समझते हैं, दे इज टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच ऑफ यू, दे इज टू हैव अ कोऑपरेटिव अप्रोच ऑफ यू। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करना चाहिए, पूछ करके अंदर जाना चाहिए। और उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट फाइल में जो आपने बनाया है, जो भी चीज़ें अभी साल तो अकाउंटेंसी में सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ पहले क्या था कि कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो वो क्या पूछेंगे उसका आप उनको क्लू दे रहे हैं। जब आप उनको प्रोजेक्ट फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक क्लू दे रहे हैं, तो आप खास करके उन सब चीज़ों को तो बिल्कुल पढ़ लें। सपोज कोई अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला है, चाहे और चीज़ें जो उसमें आपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है, उसको एक बार ज़रूर कर लें। कई बार बच्चे क्या करता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेता है, नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। तो आपको प्रॉपर वे से उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें अकाउंटिंग रेशियो चाहे और तरह की चीज़ों को जो आपने इस्तेमाल किया है, तो वो एक क्लू है कि द टीचर विल बिगिन टू आस्क यू फ्रॉम देयर इटसेल्फ, वहाँ से पूछना स्टार्ट करेंगे। तो या और कौन कौन सा चीज़ें पूछ सकते हैं जो एक्सटर्नल है, या फिर अगर हमें आंसर नहीं आता है तो हमें हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, तो हम इन चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक्सटर्नल हैं, जो एक्सटर्नल जो आते हैं, वो क्या क्या सवाल पूछे, और आप अगर आपको आंसर आता है नहीं आता है तो आप कैसे आप उसमें रिएक्ट करना है, ये आप देखें। जैसे देखिए, इफ़ यू नो द आंसर, अगर आप आंसर को जानते हैं तो वेल एंड गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव सम क्लू, आपको लग रहा है कि आंसर कुछ आता है, या फिर देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, तो you can put your answer, but the thing you need to give is that you cannot, should not, rather you must not argue with the external। आप जो अगर कोई चीज़ आंसर बता रहे हैं तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, आर्ग्यू करने लगता है। ऐसा नहीं करना है। आपने आंसर बताया, अगर कुछ कह रहे हैं तो आप उसको सुनिए। कोई बच्चा बड़ा स्मार्टली पेश आता है, जैसे हम लोग तो यूट्यूब में ऐसे डालते हैं, अपने बच्चों के लिए डालते हैं ताकि कुछ सीख सके। लेकिन एक बार मैं बोकारो गया था, तो एक बच्चे ने मुझे बताया, बोकारो दैट इज़ वो स्कूल चास में है, तो मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया कि सर, अब सर आपको मैंने यूट्यूब में देखा है। जब मैं वाइवा ले रहा था तो मैंने बोला, सर एक्सक्यूज मी सर, शायद आप यूट्यूब में कभी हैं। तो इतना स्मार्टली उसका जो प्रेजेंटेशन, जो कहने का तरीका था, आई एम फुल्ली इम्प्रेस्ड, वेरी फाइन वे से उसने उस चीज़ को प्रेजेंट किया। तो अगर आपको जो क्वेश्चन है उसका बिल्कुल आंसर ही नहीं आता है, इफ़ यू हैव नो क्लू एट ऑल, तो आप क्या करेंगे? तो आप कोई बच्चा, आप 10 क्वेश्चन पूछ लो, एकदम से चुपचाप बैठा हुआ है, तो आप कम से कम 1-2 आंसर तो आता है। मे बी कि आपको कुछ क्वेश्चन का बिल्कुल नेचुरल सी बात है, या कुछ क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो वहाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं सॉरी सर या सॉरी मैडम, जो एप्लीकेबल है, या सॉरी सर आई डोंट नो, ये आप कह सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में कहेगा तो सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, तो थोड़ा सा वहाँ पर ये लगता है। लेकिन अगर आपका 5-6 क्वेश्चन पूछा, उसमें 1-2 में अगर आपको नहीं आता, एकदम बिल्कुल क्लू नहीं है, सॉरी सर, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पहले ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं या पूछते हैं जनरली। तो वो तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, पार्ट ए से भी पूछ सकते हैं, आपका 11 से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली पार्ट बी से पूछते हैं। और आपने जो प्रोजेक्ट में जो काम किया है, वहाँ जो फॉर्मूलाज वगैरह को अगर आपने लिखा है, जैसे आप मान लिया आपने लिखा है
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ से कुछ पूछना शुरू करें। कई बार तो आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, डिड यू एंजॉय वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, या कई बार तो ये सब चीज़ तरह से भी वो बिगिन कर सकते हैं। अगर सपोज आपका कुछ नाम है तो वो आपका पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नेम, दैट इज़ कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे सवाल को भी पूछता है कि भाई आपका नाम ये है तो इसका मतलब क्या होता है। ये अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं, लेकिन आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए वो आपसे वहाँ से बिगिन कर सकते हैं, फिर धीरे 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 वो आपको अकाउंटेंसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि वो पूछ सकते हैं। सो विल थिंक अबाउट दैट। तो आपको वो अकाउंटिंग रेशियो से या कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पार्ट ए से, कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो अभी हम लोग देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम चूंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आंसर देने जाऊँ तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जवाब भी दे दिया तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट या व्हाट इज़ पोजीशन स्टेटमेंट। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। या जो जनरली सवाल पूछा जाता है, ये व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एनालिसिस, दैट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये सिलेबस में भी है, पार्ट बी में है, और आपको बिल्कुल इसको कर लेना चाहिए। उससे भी ज़्यादा जो आप सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दोनों का मतलब एक ही है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये जो लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसका बहुत सारे लिमिटेशंस है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विंडो ड्रेसिंग। इसमें कई बार आपको सीधे पूछ सकता है व्हाट इज़ विंडो ड्रेसिंग, ये उसका लिमिटेशन है। तो आप इसको बिल्कुल कर लें। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में विंडो ड्रेसिंग को आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब आपको पता है कि जो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है वो क्या क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, तो फिर अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सपोज अगर आपने कह दिया कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कि टूल्स ऑफ जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट। या आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहा, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहा, अकाउंटिंग रेशियो कहा, तो उसमें से कुछ पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो या व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाइक दिस। तो आपको दोनों चीज़ हो जाएगा। आप वाइवा के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे, और आगे के जीवन के लिए भी आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देंगे तो ये सारी चीज़ें काम आता है। जैसे हमें केवी के इंटरव्यू में बहुत सारे 11 और 12 से क्वेश्चंस पूछा गया, जो कि पढ़े थे तो आसान हो गया। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं बेकार नहीं जाता है, तो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो इन तरह की चीज़ों को पूछा जाता है। अब अगर आपने अकाउंटिंग रेशियो बता भी दिया कि वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेशियो, तो भाई आप आंसर करेंगे रेशियो का, व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो। तो आप जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है आप पहले से तैयारी करेंगे। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियोज, रेशियो को एक्सप्रेस करने का कौन कौन सा मेथड्स है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो,
अगर आपने उसमें बता दिया कि जो लिक्विडिटी रेशियो है, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो है, या फिर एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तो आपसे कहा सकता है कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो कहेगा हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, लाइक दिस। तो जो फॉर्मूलाज तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। तो साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि भाई लिक्विडिटी रेशियो है कि उसके अंदर हम लोग दो पढ़ते हैं। अब क्या है, करंट रेशियो है, और उसके बाद क्या है कि आपने लिक्विड रेशियो पढ़ा, ठीक है, जिसको हम लोग क्विक रेशियो कहते हैं, उसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। अब आपने करंट रेशियो पढ़ लिया, तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, तो भाई आपने वहाँ बताना है 2:1 है। अगर 2:1 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2:1 से ज़्यादा हो जाए। अगर आप इतना डीपली अगर नहीं भी, ये तो बिल्कुल जो बहुत स्टडी करके बहुत मेरिटोरियस बच्चा है वो इस तरह से सारी चीज़ों का आंसर कर लेता है, लेकिन आप अगर फॉर्मूलाज वगैरह को भी जान लेते हैं, भाई कम से कम क्विक रेशियो क्या है, या फिर लिक्विड रेशियो क्या है। क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो तो एक ही है, आपको दोनों पूछेगा तो दोनों का मतलब एक ही है, बल्कि तीनों का एसिड टेस्ट रेशियो भी वही है। करंट रेशियो क्या है, तो आपने बता दिया। उसका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लाइक दिस। अब सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी आपको कर लेना चाहिए, सॉरी आपको एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो में कर लेना चाहिए कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बता दिया, तो कहेगा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लाइक दिस। तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर आप जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लाइक दिस जो फॉर्मूलाज है, आपको लिक्विडिटी रेशियो में दो पढ़ने हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, और फिर एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो। उसके अंदर आपको चार चीज़ें पढ़ना है। क्या क्या फॉर्मूला याद करना है आपको सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर? आपको पढ़ना है डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि 2 और 4 6। फिर आपको एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में चार चीज़ें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, 4। तो कुल मिला के 6 4 10। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको 5 पढ़ना है। क्या क्या 5 पढ़ना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो 15 जो इसका फॉर्मूलाज है अकाउंटिंग रेशियो का, वो भी आप कर लेंगे। तो मैंने सोचा था कि इसका अकाउंटिंग रेशियो के लिए पार्ट 20 में अलग से हम इसको करेंगे, लेकिन मैंने इसको एक ही में आज ही इसको कर दिया। जो दूसरा आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसको मैं पार्ट बी में जब दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे तो मैं वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है, या फिर उसी में फिर कर लेंगे कि पार्ट ए में कौन कौन सा चीज़ें उसके साथ कर लेना है, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को भी अगर आप कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि आपने पढ़ा हुआ भी है और जब आपसे पूछा जाता है फेस टू फेस, कहा कि अब जब आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो राइटिंग में लिखते हैं तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक पॉन्डर देन यू राइट, लेकिन जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो थोड़ी सी नर्वसनेस के चलते या कुछ चीज़ें भूल जाने की भी ये होता है, ये नेचुरल सी चीज़ है। तो आप अपना मॉक वाइवा अपने आप में कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह में मैंने देखा कि बच्चे आपस में कंडक्ट करते हैं,
तो ये एक अच्छी ये है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप देखो कुछ फॉर्मूलाज वगैरह याद रख लिए, और मैंने जैसे कहा कि किन किन चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं, तो कई बार आप कुछ बच्चे बहुत आंसर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, उनका जो वेल बिहेव्ड सारा कुछ ही होता है, वो दिल जीत लेते हैं। तो आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और आपको अपने, जाहिर सी बात है, अपना जो इंटरनल है, वो जो एडवाइस करते हैं, वो जो चीज़ें बताते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें, आप जब राइटिंग 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन देंगे तो वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर ये जो 20 है, ये बहुत कुछ आपके डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट फाइल ही अगर आपने ठीक से नहीं किया, या आपने अगर वाई ही ठीक से नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सके, तो ये सब चीज़ों को देखना है। और जो चीज़ों को मैंने बताया उसको आप देखेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जितना कम से कम हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो दैट कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर वाइवा इन अकाउंटेंसी, एंड आई एम प्रिपेयरिंग दिस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स। दे हैव आस्क्ड मी कि सर वाइवा में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, तो मुझे लग रहा है कि दिस विल हेल्प यू। So that's all for today. You can, if I'll think that it is helpful for you, then I will prepare part 2 for the same. So thank you for today.